हेलो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन यूनिफिकेशन। मीन्स ब्रिटेन का यूनिफिकेशन तो हुआ, लेकिन ये स्ट्रेंज केस कैसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं हुआ, वॉर नहीं हुआ, ये छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, मतलब अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें एक लाइन आप याद कर लीजिएगा, इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस नॉट बाय सडन अनहेवल और रिवोल्यूशन। ठीक है, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा जब भी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन यूनिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, ब्रिटेन यूनिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, तो ये लाइन आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कि मतलब ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ये अचानक से रिवोल्यूशन नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप देखिए कि जैसे ब्रिटेन में इधर ये स्कॉटलैंड पार्ट था और इधर ये इंग्लैंड पार्ट था, इधर आपका वेल्स था। ठीक है, और इधर नॉर्दर्न आयरलैंड था, इधर रिपब्लिक आयरलैंड। ठीक है, तो फिर इसमें क्या किया, ये स्कॉटलैंड है, ये आपका इंग्लैंड है। ठीक है, और ये आपका वेल्स है। तो जब हम इन तीनों को मिला के बात करते हैं, ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा ना, ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, इन सब की बात की जाती है, तो कब ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है, कब यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, कब क्या बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एंड प्लस वेल्स इन तीनों की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और जब हम इसमें ग्रेट ब्रिटेन में ये नॉर्दर्न, ये आयरलैंड है पूरा, ठीक है, ये पूरा आयरलैंड है, और जब हम इसमें ये नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, ये साउदर्न वाला हिस्सा है। ठीक है, जब हम एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपका स्कॉटलैंड, ये आपका इंग्लैंड, ये आपका वेल्स, ये नॉर्दर्न और ये रिपब्लिक। ठीक है, जब हम ये पूरा ये ग्रेट ब्रिटेन वाला हिस्सा है, इस ग्रेट ब्रिटेन में ये नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ देते हैं, तो ये पूरा जो मिलके बनता है, ये बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर हम इसमें ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल, नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक आयरलैंड, जब इस पूरे को एक साथ मिला दिया जाए, तो इस पूरे को हम बोलते हैं ब्रिटिश आइलैंड्स। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आइलैंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और है कि जब हम ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये रिपब्लिक आइलैंड है, इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं आयरलैंड। ठीक है, इस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, आयरलैंड। ये तो आपका एक फिजिकली छोटा छोटा आपको बता दिया गया है। अब वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो अब बात करते हैं कि जो ब्रिटेन जो है यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। तो वेरियस एथनिक आइडेंटिफाइज जो थे, अब जैसे कि ब्रिटेन में क्या हुआ था कि यहाँ पे जैसे स्कॉटलैंड है, यहाँ पे इंग्लैंड है, वेल्स है। अब हर जगह पे अपने अलग अलग लोग रह रहे हैं। हर अब जैसे कि स्कॉटलैंड में जो है स्कॉटिश बोली जाती है, उनका अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है। इंग्लैंड में है जो इसका अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है। वेल्स में अपना अलग है, आयरलैंड का अपना अलग अलग कल्चर है। हर जगह का अलग कल्चर है, अलग अपना आइडेंटिटीज़ है, हर चीज़ अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी, तो क्या हुआ था, इंडस्ट्री डेवलप होने के कारण क्या हुआ था, वहाँ में मशीनें जो हैं बनाई गई थी, वहाँ से कपड़े खरीदे जाने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें आने लगी थी। तो इस तरह से क्या हुआ, अब इंग्लैंड में चीज़ें बन रही हैं, तो इंग्लैंड क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया था, इंग्लैंड जो है प्रॉस्परस हो गया था। इंग्लैंड के पास पैसे आ गए थे, अमीर लोग हो गए थे। अब जो प्रॉस्परस हो जाता है वो क्या होता है, उसके पास पावर भी आ जाती है। ठीक है, वो लोग एक हो जाते हैं। तो क्या किया था, जब इनके पास पावर आ गई, इन्होंने क्या किया था, एक इंग्लिश पार्लियामेंट बन गया था। ठीक है, पार्लियामेंट बना लिया था, और इन्होंने जो मोनार्की था 1688 में मोनार्की से पावर को खुद ले लिया था। और जो वहाँ के राजा थे उन्होंने भी कहा था कि हाँ ठीक है, पावर आपके पास है। और दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पे, जैसे एक धर्म के दो ब्रांचेस हो जाते हैं, तो ऐसे इंग्लैंड में क्या हुआ था, दो ब्रांचेस हो गए थे। ठीक है, एक था आपका कैथोलिक वो ब्रांच थी जो कि पुराने जो रीति रिवाज था, पुरानी सारी सभ्यताएं थी, उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ रही थी। और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। ठीक है, दूसरा प्रोटेस्टेंट था। इंग्लैंड में एक ही उसके
धर्म के दो जो है ब्रांच हो गए थे, कैथोलिक था, दूसरा था प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट थे इनके पास ज़्यादा पावर थी, ज़्यादा पैसा था, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, पावर अपने पास अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो फिर क्या बात है, ये लोग क्या करते थे, जो प्रोटेस्टेंट थे ये चाहते थे कि हमारा राज्य सब जगह हो, ठीक है। तो इधर स्कॉटलैंड, इधर वेल्स, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड, इधर रिपब्लिक आइलैंड, ठीक है। तो क्या कहते थे ये जो प्रोटेस्टेंट थे ये क्या करते थे, स्कॉटलैंड में जो थोड़े से थे प्रोटेस्टेंट, इधर नॉर्दर्न में थोड़े ज़्यादा थे, रिपब्लिक में थोड़े कम थे। तो ये क्या करते थे प्रोटेस्टेंट, यहाँ स्कॉटलैंड वाले प्रोटेस्टेंट को भी हेल्प करते थे, कभी पैसे से हेल्प करते थे, कभी कुछ और प्रॉब्लम में हेल्प करते थे, मतलब बहुत तरह से हेल्प करते थे। इधर आयरलैंड में भी वही काम करते थे, वो लोग जो प्रोटेस्टेंट को हेल्प करते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि इनकी पावर धीरे धीरे, जो प्रोटेस्टेंट थी इनकी पावर बढ़ गई और जो कैथोलिक थे उनकी पावर उतनी ही रह गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो ये लोग डोमिनेंट हो गए, मीन्स ठीक है कि मीन्स अब हम ज़्यादा पावरफुल हैं तो हमारा राज होना चाहिए। तो स्कॉटलैंड में चूँकि ये लोग बार बार मतलब करते थे कुछ ना कुछ वॉर या फिर, तो क्या हुआ बाद में कि 1707 में क्या हुआ था, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड ने एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया था, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन में क्या हुआ था इन्होंने बता दिया था, उसमें ये बता दिया गया था कि अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए हैं और ये जो एक होकर के इनका नाम दिया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या दिया गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जब भी ब्रिटेन की बात हो तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन मतलब स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो आयरलैंड थे इसमें थे वॉल्फटोन, क्या थे, वॉल्फटोन, ठीक है। तो वॉल्फटोन एक रिवोल्यूशनर थे, इन्होंने कहा था कि मतलब इन्होंने रिवॉल्ट किया था आयरिश के लिए कि नहीं आयरलैंड है, हमें ग्रेट ब्रिटेन में नहीं शामिल होना है। लेकिन क्या हुआ था कि 1798 में इनका जो रिवॉल्ट था फेल हो गया था, ठीक है। वो आयरलैंड को एक करना चाहते थे, ब्रिटेन में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फेल हो गया था। और 1801 में क्या हुआ था, नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पे आपने फिगर देखा था ना, यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक आयरलैंड। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेंट थे, तो ये जो प्रोटेस्टेंट थे ये चाहते थे कि वो इंग्लैंड में शामिल हो जाए, ब्रिटेन में शामिल हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ 1801 में कि नॉर्दर्न आयरलैंड वो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो गया। ग्रेट ब्रिटेन में था स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है, इसमें शामिल हो गया ये। तो अब ये जो है ये बन के तैयार हुआ क्या, ब्रिटिश नेशन, ठीक। अब जो है ब्रिटिश नेशन जो है वो तो क्या हुआ था कि हाँ, ब्रिटिश नेशन जो था एक मिनट, यहाँ पे अब जैसे नॉर्दर्न इसमें हो गया था शामिल, अब इसी में अगर हम रिपब्लिक आयरिश को भी शामिल कर दें तो सारे को ब्रिटिश आयरिश कहते थे, ठीक है। अब जब ये हो गया था तो इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश नेशन के बारे में बात करनी शुरू कर दी कि अब हम जब भी किसी नेशन की बात करते हैं तो मीन्स नेशन का एक अलग मतलब वो होना चाहिए, मैप होना चाहिए, फ्लैग होना चाहिए। तो उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग को अपना बनाया कि हाँ, यूनियन जैक आपने सुना होगा कि ब्रिटिश का जो यूनियन जैक होता है इसमें क्रिस क्रॉस होते हैं ना, ऐसे इस तरह से ढेर सारे क्रॉस होते हैं रेड एंड ब्लू में। तो ये फ्लैग उन्होंने बनाया कि हाँ हमारा जो वो होगा नेशनल फ्लैग यूनियन जैक होगा। इन्होंने नेशनल एंथम वो किया, खुद कंपोज़ किया, जिसमें था गॉड सेव अवर नोबेल किंग। फिर इंग्लिश लैंग्वेज को बताया, डोमिनेंट थे चूँकि इंग्लैंड डोमिनेंट था तो इंग्लिश लैंग्वेज उनकी थी, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगी, हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन, कि हम नेशन को कैसे विजुअलाइज करते हैं। अब हम अपने अगर देश की बात करते हैं कि हमारा देश, तो हम अपने देश की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, देश का मैप आता है ना, कि हाँ कि नॉर्थ में कश्मीर है, ईस्ट में आसाम है, और वेस्ट में हमारे गुजरात राजस्थान है, साउथ में तमिलनाडु केरल, ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब जब भी हम नेशन की बात करते हैं मैप की बात आती है। तो फिर क्या हुआ, अगर हम कह सकते हैं कि फेस ऑफ नेशन,
तो फेस ऑफ नेशन क्या है, यानी कि नेशन का एक मैप हो कि जब भी किसी भी कंट्री के बारे में के किसी पर्सन से किसी उसके कंट्री के बारे में बात करें तो उसके दिमाग में एक मैप आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, ये हमारा वो है कि नेशन है। ठीक है, अब पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन यानी कि जो नेशन को एक पर्सन की तरह आइडेंटिटी करना। अब जैसे हम कभी भी हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, जब भी हम अपने देश की बात करते हैं तो हम देखते हैं ना यहाँ पे पीछे मतलब मैप, वहाँ पे है हमारे देश का मैप है। ठीक है, यहाँ पे वो भारत माता बनी हुई है और भारत माता के हाथ में क्या है, फ्लैग है। इस तरह से रहता है ना हमेशा, तो इस तरह से मतलब पर्सोनिफिकेशन करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, नेशन को एक लेडी का क्यों देते हैं, किसी जेंट्स का क्यों नहीं देते हैं। भारत माता ही क्यों बोलते हैं, भारत पिता क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं उनके मन में करुणा दया भाव बहुत ज़्यादा रहती है और उनके अंदर सबके लिए प्यार रहता है और रिस्पेक्ट रहती है। तो इस तरह से हम ना मतलब लेडी फिगर को ही इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन आप समझ गए होंगे कि हाँ कि किसी भी नेशन को एज ए पर्सन दिखाना। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, जिसके आप थ्रो फीमेल फिगर। ठीक है, एलेगरी, तो एलेगरी क्या होता है, एलेगरी मतलब जैसे अभी बताया कि हम जब भारत माता के बारे में बात करते हैं क्या कि हाँ कि भारत माता है जिनका पीछे हमारे देश का मैप बना हुआ है, उसके आगे भारत माता है जिनकी वो वाइट कलर की साड़ी है, जिनके हाथ में एक वो है झंडा है। तो इस तरह से हम भारत माता को जहाँ भी देखें तो डिस्क्राइब रहता है कि हाँ नीचे हरियाली है, बीच में वाइट कलर है, ऊपर सैफ्रॉन कलर रहता है। तो फिर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं एलेगरी। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज़ को फीमेल फिगर में दिखाते हैं तो वो एलेगरी होती है। ठीक है, अब जैसे कि फ्रांस रिवॉल्यूशन था उसमें सिंबल का यूज़ किया था, जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा फ्रांस रिवॉल्यूशन में सिंबल थे, अलग अलग सिंबल थे, जैसे रेड कैप था और फिर हथकड़ी थी और आपके जो स्टिक थे, स्टिक बंडल ऑफ स्टिक थी और टैब था, मतलब कई सारी चीज़ें थी। तो सिंबल से तो हम सिंबल क्यों चूज़ करते हैं, एक्चुअली अगर सब कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखे अगर सब कोई है तो कुछ लिखा है लोग पढ़ लिए लोग जान गए, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे जानेंगे किसी चीज़ के बारे में। तो इसलिए सिंबल दिखाया गया कि हाँ ये सिंबल है तो इस सिंबल के बारे में सबको पता है। जैसे अगर पता नहीं है तो किसी से पूछे भैया ये क्या चीज़ है, तो बता दिया कि हाँ ये सिंबल इस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, तो लोग जान जाएंगे। अब जैसे कि कहीं पे अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है, तो अब जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी, तो अशोक चक्र अगर बना होगा तो सबके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये तो अशोक चक्र है। और या फिर कहीं टाइगर का फिगर बना होगा तो सब देख के जान जाएंगे अरे ये टाइगर का फिगर है, हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, तो इसलिए सिंबल जो है रिप्रेजेंट करते हैं, आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फ्रांस रिवॉल्यूशन में भी सिंबल को दिखाया गया था। ठीक है, अब जो फ्रांस था, फ्रांस की जो एलेगोरी थी तो उसमें क्रिस्टियन मैरियन को दिखाया गया था। क्रिस्टियन मैरियन ये मतलब एक इमेजिनरी बॉडी थी, मतलब लेडी थी जिनको दिखाया गया, जैसे हमारे देश में भारत माता दिखाते रहते हैं जैसे क्रिस्टियन मैरियन को दिखाया गया था। तो ये क्या था, इससे जैसे ही स्टैचू दिखाया क्रिस्टियन मैरियन का तो लोगों के अंदर फीलिंग आई, ये अपने देश के बारे में फीलिंग आई। ठीक है, और इससे कि लिबर्टी की फीलिंग आई, रिपब्लिक की फीलिंग आए। ठीक है, और नेशनल सिंबल जो है वो दिखाया है, और इन सारी चीज़ों को ना क्या क्या कॉइन में दिखाया है, स्टैम्प्स में दिखाया है, जिससे कि क्या हो कि लोगों के अंदर क्या हो, अपने नेशन के प्रति नेशनलिस्ट की भावनाएं, देश प्रेम की भावनाएं। अब जैसे कि हम लोग को जब आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी तो देश में क्या कहते हैं, भारत माता को दिखाते थे, उनके हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ डाल देते थे, तो लोगों को देख के लगता था कि हमारी बात, भारत माता गुलाम है, हमको मतलब आज़ाद कराना, भारत माता को आज़ाद कराना। तो वो आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे। तो सेम ऐसे ही मीन्स क्या कहते हैं, सिंबल को दिखाते हैं जिससे कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागे। अब फ्रांस में तो क्रिस्टियन मैरियन थी, और जर्मन जो में थी वो जर्मेनिया थी। जर्मन में जो एलेगरी थी वो कौन थी, जर्मेनिया। तो वो क्या करती, वो रिप्रेजेंट कि वो उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था कि वो जो है एक क्राउन पहनी है, क्राउन, और क्राउन जो है वो ओक की लीफ की, ओक का लीफ का क्राउन था। और ओक के ही लीफ की क्राउन क्यों थी, क्योंकि जो ओक के लीफ को एज ए हीरोइज्म वहाँ पे माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए ओक लीफ का क्राउन उनको पहना दिया गया था। एक हाथ में शॉर्ट था कि लोगों के अंदर क्या है
कि नेशनलिस्ट लोगों के अंदर वन नेशन की भावनाएं, देश प्रेम का भावनाएं उनको देख देख के, और हर स्क्वायर्स पे, हर चौराहे पे क्या लगाया जाता था, स्टैचू लगाया जाता था कि जिससे कि लोग उसको देखें और प्रेरित हों। ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म तो आपने पढ़ लिया है कि हाँ कि अपने नेशन के बारे में सोचना है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक नेशन होना चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए, और एक कल्चर होना चाहिए, सारी चीज़ें मतलब एक जैसी होनी, उसमें डिफरेंट वैरायटी नहीं हो। ठीक है। तो ये नेशनलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म मीन्स होता है, अब जैसे कि ब्रिटेन जो है, ठीक है, अब ब्रिटेन के लोग सोचे कि नहीं कि हाँ कि मेरा ब्रिटेन बहुत अच्छा है, यहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरा फ्लैग बहुत अच्छा है, ये तो ये होता है नेशनलिज्म। लेकिन अगर ये सोचने लगे कि नहीं ब्रिटेन ही सबसे ज़्यादा अच्छा है और ब्रिटेन ही सबको आगे ले जा सकता है और ब्रिटेन का शासन सारे सबके ऊपर होना चाहिए, तो ये होता है इम्पेरियलिज्म। ठीक है। अब क्या होता है ये, मतलब इम्पेरियलिज्म सुपेरिटी दिखाता है कि नहीं कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे क्योंकि हम तुमसे अच्छे हैं, तो ये होता है इम्पेरियलिज्म। ठीक है। अब यहाँ पे आता है बाल्कन्स। तो बाल्कन्स क्या थे? अब बाल्कन्स क्या है? अब एक रीज़न है मेडिटेरेनियन, जो है आपने सुना होगा मेडिटेरेनियन। तो इसमें क्या था, ये अलग अलग जो है कंट्री थे छोटे छोटे से। ठीक है। तो ये कंट्री में क्या था, ऑटोमन एम्पायर जो था उनका राज था। तो तो ये इसके अगर आजकल के टाइम पे देखा जाए तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, इस टाइप के ढेर सारे राज थे। और ऑटोमन एम्पायर जो था इनका राज था इनके ऊपर, मेडिटेरेनियन जो कंट्रीज़ थी। धीरे धीरे जो ऑटोमन एम्पायर था वो क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। तो जब कमज़ोर हो गया था तो बहुत सारे कंट्रीज़ थे, तो ये जो आपस में थे ये क्या हो गए थे, अपने आप को उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य से अलग करके ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंस थे। अब जो ये कंट्रीज़ थी ये जब अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि ये इंडिपेंडेंट है, तो उन्होंने आपस में अपनी जो टेरिटरी है उनको बढ़ाने के लिए, कि अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे क्या हुआ था, वॉर वाली सिचुएशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अब ये आपस में लड़ते थे, लेकिन जो बिग पावर वाली जो कंट्री थी जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो इन लोगों ने भी इनके ऊपर अपना राज करने की सोची, कॉलोनी बनाने की सोची। तो इस तरह से वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। ठीक है। अब फर्स्ट वार किससे शुरू हुआ था, यूरोपियन पावर से। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ था इसके बाद एंटी इम्पीरियल फोर्सेस जो है लोगों के मन में आई कि नहीं हमको सबको अलग अलग होना चाहिए और कॉलोनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।